हेलो एवरीवन, दिस इज श्वेता पांडे। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। स्टेप अप एकेडमी पे आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का स्वागत है। स्वागत करने के लिए ये है हमारे लिए। अच्छा, आप लोग ना कमेंट सेक्शन में बताइए ज़रा इनका नाम क्या रखें। अपन कुछ नाम रख देते हैं ना, इनको बुरा लगता होगा कि कुछ नाम वाम रखा नहीं है। मैं आता हूँ रोज़ इतनी बढ़िया तरीके से स्वागत करता हूँ, तो इनका कुछ नाम बताइए आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में। तो फिर जो बेस्ट नाम आएगा ना, वो इनका नाम रख देंगे अपन, ठीक है। तो अभी आ जाओ जल्दी से और स्टार्ट करेंगे पॉलिटिकल साइंस का एक और चैप्टर। तो देखते हैं आज का चैप्टर कौन सी क्लास के लिए है और क्या है टॉपिक, ठीक है। तो चैप्टर का नाम देखेंगे। तो आज का हमारा सेशन है क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए, और चैप्टर नंबर 13 है, दैट इज सिटीजनशिप। मतलब कि क्या, नागरिकता, ये पढ़ने वाले हैं हम। सिटीजनशिप, अभी सिटीज़न बहुत पढ़ लिया। एज अ सिटीज़न ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ऐसा दिया गया है, ये ऐसी तरह तरह की चीज़ें पढ़ी हैं। अच्छा, अगर आप लोग न्यूज़ वगैरह देखते हो तो अभी रिसेंटली हमने सिटीज़नशिप पे बहुत सारे न्यूज़ भी सुनी हैं। काफ़ी सारी चीज़ें आती रहती हैं सिटीज़नशिप को लेके, इसलिए आप लोगों के लिए ज़रूरी है सिटीज़नशिप को पढ़ना, ठीक है, क्योंकि आप लोगों का सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस। तो देखेंगे आज सिटीजनशिप में हम क्या पढ़ने वाले हैं। अच्छा, एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, ये वन शॉट वीडियो है। मतलब कि जो चैप्टर आप लोग काफ़ी सारे पीरियड्स में कंप्लीट करते हैं, वो यहाँ पे वन शॉट रिवीजन में कंप्लीट हो जाएगा। अब आप ये कहेंगे कि एक ही वीडियो में अगर कंप्लीट हो गया तो क्या ये वीडियो 2-3 घंटे का होने वाला है? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर आप कहेंगे मतलब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं पढ़ाने वाले हैं, जल्दी जल्दी सब पढ़ा देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अब अगर आप ये जानना चाहते हैं कि फिर कैसे पढ़ाने वाले हैं, तो बने रहिए मेरे साथ और देखते जाइए। इस वीडियो में रिवीजन के साथ साथ आपको आंसर की फॉर्मेटिंग भी आ जाएगी, काफ़ी सारे फ्लो चार्ट्स भी आप बना लेंगे, और इसी के साथ आप लोगों का ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो बने रहिए और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे इसमें, अगर हम देखें एक इंट्रो पार्ट लेते हैं तो सिटीजनशिप क्या इम्प्लाई करती है, सबसे पहले तो ये समझना है। तो सिटीजनशिप इम्प्लाई करती है फुल एंड इक्वल मेंबरशिप किसी भी पॉलिटिकल कम्युनिटी का। ऐसे कुछ स्टार्टिंग की गई है इस चैप्टर की। अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो हम यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे कि इसका मतलब एक्चुअल में आज की डेट में क्या है, ठीक है। कुछ सेक्शंस के बारे में यहाँ पे दिया गया है 6.2, 6.3, जिस पे हम कुछ डिबेट्स देखेंगे और स्ट्रगल्स जो कि रिगार्डिंग सिटीजनशिप से रिलेटेड चल रहे हैं, इंटरप्रिटेशन ऑफ द टर्म फुल एंड इक्वल मेंबरशिप। तो इस बेसिस पे कुछ इस डिबेट्स और स्ट्रगल्स को भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखो क्या है ना कि पॉलिटिकल साइंस सोसाइटी से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, समाज से रिलेटेड है, तो ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जो साइंस और टेक वाले स्टूडेंट्स होते हैं, उनकी बुराई नहीं कर रहे हैं, बट ये कह रहे हैं कि उन्हें ऑब्जर्वेशंस को समझना पड़ता है, एक्सपेरिमेंट्स को समझना पड़ता है। आप लोगों के लिए ये बेनिफिशियल है कि ऐसा कुछ भी नहीं देखना है आपको, तो अपने आसपास की सोसाइटी देखनी है, फिर ब्रॉड लेवल पे हमें नेशनल, इंटरनेशनल, वर्ल्ड लेवल पे ये सारी चीज़ें पढ़नी है। और ये सब समझते हुए हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। तो देखिए, अगर हम यहाँ पे समझें तो जो डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप से रिलेटेड आज का कलर कुछ चेंज है। चलो इसे कलर चेंज करते हैं और रेड कलर पे हम आ जाते हैं। देखिए, अगर यहाँ पे हम समझें तो जो बहुत से थ्योरीज रही हैं डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप की, ये क्लेम करते हैं कि जो सिटीजनशिप है ये यूनिवर्सल होना चाहिए। क्या इसका मतलब ये होगा कि हर एक पर्सन आज की डेट में शुड बी एक्सेप्टेड एज अ मेंबर ऑफ वन ऑन और अदर स्टेट? मतलब एक स्टेट का तो मेंबर है ही, सिटीजन है, और अदर स्टेट का भी मेंबर बन जाए या सिटीजन बन जाए। तो फिर हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे क्या एग्जिस्टेंस ऑफ सो मैनी स्टेटलेस पीपल? अब ये इशू पे डिस्कस करेंगे सेक्शन 6.5 में। ये सारे इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे एक फ्रेमिंग कर रहे हैं कि एक्चुअल में क्वेश्चंस क्या चलते हैं, डेमोक्रेसी में क्या कहा जाता है एक्चुअल में, ये सब कुछ हम यहाँ समझ रहे हैं। लास्ट सेक्शन 6.6 में डिस्कस करेंगे इशू ऑफ ग्लोबल सिटीजनशिप। डज इट एग्जिस्ट एंड कुड इट रिप्लेस नेशनल सिटीजनशिप? क्या ग्लोबल सिटीजनशिप एग्जिस्ट करेगी और ये रिप्लेस कर देगी नेशनल सिटीजनशिप को? ये भी यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है। अब
आप ये कहेंगे ये सारी चीज़ें तो हमने देख ली, बट इस चैप्टर में हम क्या समझने वाले, ये चैप्टर पढ़ने के बाद हम ये क्या क्या नॉलेज गेन हो जाएगा। तो देखो ऐसे समझो, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें क्या समझ आ जाएगा, हम सिटीजनशिप का मीनिंग बता पाएंगे, डिस्कस कर पाएंगे कुछ एरियाज जिसमें meaning is being expanded or challenged today, in areas which that meaning is being expanded or challenged today, मतलब कि ऐसे एरियाज जहाँ पे इसका मीनिंग एक्सपेंड हो गया है और आज की डेट में चैलेंज भी है। तो बस ये समझ लो कि सिटीजनशिप का मतलब समझ आ जाएगा, और काफ़ी सारे एरियाज जिसमें चैलेंजिंग हैं जो कि एक एक्सपेंशन फॉर्म में हम देखते हैं, ये सब कुछ समझ आ जाएगा। इसके साथ अब हम स्टार्ट करेंगे एक इंट्रोडक्टरी पार्ट से। ये है हमारा इंट्रोडक्शन। इसमें हम क्या समझेंगे, सिटीजनशिप को कैसे डिफाइन किया गया है। सिटीजनशिप को डिफाइन किया गया है फुल एंड इक्वल मेंबरशिप ऑफ अ पॉलिटिकल कम्युनिटी। ठीक है, अगर हम कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड की बात करें जो साथ साथ चल रहा है, तो स्टेट क्या प्रोवाइड करते हैं, कलेक्टिव पॉलिटिकल आइडेंटिटी अपने मेंबर्स को भी, और एज वेल एज कुछ राइट्स भी देते हैं, सर्टन राइट्स। तो इस तरीके से कुछ कलेक्टिव पॉलिटिकल आइडेंटिटी देखने को हमें मिलती है। देयरफॉर हम एज ए इंडियन सोचेंगे या फिर एज ए जापानीज, जर्मन्स, कैसे हम समझेंगे सारी चीज़ों को, डिपेंडिंग ऑन द स्टेट टू विच वी बिलोंग। सिटीजन्स एक्सपेक्ट सर्टन राइट्स फ्रॉम देयर स्टेट। सिटीजन्स एज अ सिटीजन्स हम हमारे स्टेट से कुछ राइट्स एक्सपेक्ट करेंगे, जैसे हमने फंडामेंटल राइट्स पढ़े तो एज अ सिटीजन हमको मिले हुए हैं। ठीक है, एज वेल एज हेल्प एंड प्रोटेक्शन वेयर एवर दे मे ट्रेवल, और हमें एज ए सिटीजन अगर हम स्टेट के हैं तो हमें हेल्प और प्रोटेक्शन भी मिलेगा जहाँ कहीं भी हम ट्रेवल करेंगे। अगर हम फुल मेंबरशिप ऑफ अ स्टेट की बात करें तो यहाँ पे इम्पोर्टेंस क्या है इसका, द इम्पोर्टेंस ऑफ फुल मेंबरशिप ऑफ अ स्टेट, ये इस तरीके से अप्रिशिएट की जा सकती है। इफ़ वी थिंक ऑफ द कंडीशन ऑफ द थाउजेंड्स ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड, अगर हम उन पीपल की कंडीशन को समझें, ऐसे थाउजेंड्स पीपल की कंडीशन जिनके पास बेड फॉर्च्यून है टू बी फोर्स्ड टू लिव एज रेफ्यूजीज, जिन्हें रेफ्यूजीज की तरह रहना पड़ता है या फिर इलीगल माइग्रेंट्स की तरह रहना पड़ता है, क्योंकि कोई भी स्टेट इन्हें मेंबरशिप देना नहीं चाहता है। तो अगर जिसे भी फुल मेंबरशिप मिली हुई है स्टेट की, उनके लिए अगर हमें समझना है कि क्या इंपॉर्टेंस है, अगर आप कहेंगे कि हमें फुल मेंबरशिप मिली है स्टेट की तो हमारे लिए क्या फ़ायदा है, तो ऐसे समझो जिन्हें ये मेंबरशिप नहीं मिली हुई है, उनका बेड फॉर्च्यून एक तरह से इतनी ख़राब किस्मत है कि उन्हें फोर्स किया जाता है एज ए रेफ्यूजीज़ की तरह रहना, या फिर इलीगल माइग्रेंट्स क्या होते हैं, मूवमेंट एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, यहाँ पे ऐसे समझना है। क्यों करना पड़ता है इलीगल माइग्रेंट्स, क्योंकि कोई भी स्टेट रेडी नहीं है उन्हें फुल मेंबरशिप या फिर मेंबरशिप ग्रांट करने के लिए, ग्रांट देम मेंबरशिप। अब समझो, ऐसे लोगों को गारंटीड राइट्स नहीं दिए जाते किसी भी स्टेट के द्वारा, और जनरली ये प्रिकेरियस कंडीशंस में रहते हैं। उनके लिए फुल मेंबरशिप ऑफ अ स्टेट ऑफ देयर चॉइस गोल है फॉर विच दे आर विलिंग टू स्ट्रगल। मेंबरशिप लेने के लिए एक तरीके से ये स्ट्रगल ही है जिसके लिए वो विलिंग है, मतलब चाहते हैं मेंबरशिप। और आज की डेट में हम देखते हैं जैसे कि पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज़ हैं मिडिल ईस्ट में, तो ये भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं एक तरीके से अपनी चॉइस से, जो इनका एक गोल है विलिंग टू, एज दे आर विलिंग फॉर विच दे आर स्ट्रगलिंग फॉर द सिटीजनशिप। अगर हम नेचर्स की, राइट्स के नेचर की बात करें तो जो प्रिसाइज नेचर है राइट्स का जो कि सिटीजन्स को दिया गया है, ये स्टेट टू स्टेट डिफरेंट होता है। ठीक है, लेकिन बहुत सी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में टुडे दे वुड इंक्लूड सम पॉलिटिकल राइट्स, लेकिन आज की डेट में कुछ, अगर हम बहुत सी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ देखें तो यहाँ पे कुछ पॉलिटिकल राइट्स भी दिए गए हैं। अब कौन से होंगे, तो जैसे राइट टू वोट है, सिविल राइट्स है, लाइक द फ्रीडम ऑफ स्पीच या फिर बिलीव, और कुछ जैसे सिविल राइट्स कौन से हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन और बिलीव, या फिर कुछ सोशो इकोनॉमिक राइट जो इंक्लूड करेंगे राइट टू अ मिनिमम वेज या फिर द राइट टू एजुकेशन। तो देखो सिटीजनशिप से यहाँ राइट्स को कैसे कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि जिस स्टेट की सिटीजनशिप मिली हुई है उसे उस स्टेट के राइट्स भी मिलेंगे। और इसमें यह देखा गया कि राइट्स स्टेट टू स्टेट तो डिफरेंट हैं, बट ज़्यादातर डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में ये देखा गया है कि आज की डेट में कुछ पॉलिटिकल राइट्स भी इंक्लूड कर दिए हैं।
जैसे राइट टू वोट। सिविल राइट्स भी इंक्लूड किए हैं लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच और बिलीव, या फिर कुछ सोशो इकोनॉमिक राइट्स जिसमें हम देखते हैं राइट टू अ मिनिमम वेज या फिर और द राइट टू एजुकेशन। तो ये बेनिफिट्स हैं एक तरीके से। अब बेसिक राइट्स ऑफ सिटीजनशिप क्या होता है? इक्वालिटी, इक्वालिटी ऑफ राइट्स एंड स्टेटस। मतलब कि अगर सिटीजनशिप दी है मतलब जो राइट्स और स्टेटस हैं इनमें इक्वालिटी होगी। हर एक राइट अब सिटीजन्स एंजॉय करते हैं हैज़ बीन वॉन आफ्टर स्ट्रगल, जो कि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल के बाद जीते हैं। ईच ऑफ द राइट्स नाउ एंजॉयड बाय सिटीजन्स हैज़ बीन वॉन आफ्टर स्ट्रगल। कुछ अर्लीस्ट स्ट्रगल्स ने किस चीज़ के लिए स्ट्रगल किया था या लड़ाई की थी? बाय पीपल टू एसर्ट देयर इंडिपेंडेंस, अपनी इंडिपेंडेंस को एसर्ट करें, और राइट अगेंस्ट पावरफुल मोनार्कीज, जहाँ पे पावरफुल मोनार्कीज थी उनके अगेंस्ट में हमें राइट्स चाहिए। इन सारी चीज़ों के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया। बहुत सी यूरोपियन कंट्रीज़ की अगर हम बात करें तो इन्होंने ऐसे स्ट्रगल्स फेस किए। जैसे अगर हम बात करें फ्रेंच रिवॉल्यूशन की, कब हुआ था? 1789 में। ठीक है, अगर हम एशिया और अफ्रीका की बात करें तो यहाँ पे भी इक्वल सिटीजनशिप की डिमांड थी। फॉर्म्ड पार्ट ऑफ देयर स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस फ्रॉम कॉलोनियल रूल्स, मतलब कि कॉलोनियल रूल्स में थे एक तरीके से। तो यहाँ पे जब इंडिपेंडेंस को लेके स्ट्रगल चलता था तो इक्वल सिटीजनशिप की भी बात कही जाती थी, डिमांड की जाती थी। देखो, कुछ चीज़ें इस चैप्टर में ऐसी आएंगी जो आपको लगेगा ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट इम्पॉर्टेंट है एक एग्जाम्पल की तरह। और फिर जब आप 12th क्लास में पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे तो ये सभी एग्जाम्पल्स वहाँ पे कैसे दिए होंगे, एज यू हैव डिस्कस्ड अर्लियर और एज यू हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस क्लासेस, प्रीवियस चैप्टर्स। तो हर एक चीज़ को अच्छे से समझो, ध्यान से समझो। चाहो तो कॉपी और पेन हाथ में रख लो और लिखते जाओ हर एक चीज़ को अगर ज़रूरत है तो। अदरवाइज एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उसे लिखो, रिवाइज करो, रिवीजन करो। और जैसा कि हम पॉलिटिकल साइंस ही पढ़ रहे हैं तो आप अपने आप से आंसर्स बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है, साउथ अफ्रीका की अगर हम बात करते हैं, देखो अब साउथ अफ्रीका पे आए तो यहाँ पे जो ब्लैक अफ्रीकन पॉपुलेशन है, ऑब्वियस है जैसे ही आप साउथ अफ्रीका का वर्ड सुनते होंगे तो आपको सबसे पहले माइंड में क्या क्लिक करता होगा? ब्लैक अफ्रीकन पॉपुलेशन। ठीक है, had to undertake a long struggle against the ruling white minority for equal citizenship। अब यहाँ पे कौन रूल कर रहा था? white minority। ठीक है, a long struggle against the ruling white minority। तो ये किस चीज़ के लिए? सिटीजनशिप, इक्वल सिटीजनशिप के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। और कब तक ये कंटिन्यू होता है? 1990s तक। फिर स्ट्रगल्स टू अचीव फुल मेंबरशिप अचीव करने का स्ट्रगल और इक्वल राइट्स का, ये अभी भी बहुत से पार्ट्स में कंटिन्यूड है, एग्जिस्ट कर रहा है ऑफ दी वर्ल्ड। ठीक है, तो क्लियर हुआ। तो कुछ इस तरीके से जो बैलेंस की बात करते हैं इक्वालिटी की, वो कहीं ना कहीं तक नहीं हो पाती है। तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल देखा ब्लैक अफ्रीकन का जो स्ट्रगल कर रहे हैं इक्वल सिटीजनशिप के लिए, और किसके अगेंस्ट में? यहाँ पे वाइट माइनॉरिटी है वो रूलिंग कर रहे थे। और ये कब तक चला? कंटिन्यू हुआ 1990s तक। फुल मेंबरशिप, इक्वल राइट्स अचीव करने का स्ट्रगल अभी भी बहुत सी जगह देखने को मिलता है। हमने पढ़ा है वुमेन्स मूवमेंट, दलित मूवमेंट हमारी कंट्री में। ठीक है ना, भले ही अभी आप लोगों ने लिया है पॉलिटिकल साइंस, कुछ टाइम से आप लोग पढ़ रहे हैं, बट इससे पहले हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, सुनते हुए आ रहे हैं कि वुमेन्स मूवमेंट हो रहे हैं, दलित मूवमेंट हो रहे हैं। तो इनका एक्चुअल में पर्पस क्या होता है इन मूवमेंट्स का? इनका पर्पस होता है कि पब्लिक ओपिनियन को चेंज करें बाय ड्रॉइंग अटेंशन टू देयर नीड्स। मतलब ये क्या करें कि अगर हम वुमेन्स की बात करें, दलित्स की बात करें, तो ये अपना अटेंशन लेके आए इनकी नीड्स पर, एज वेल एज इन्फ्लुएंस करें गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट की पॉलिसी को। ये मूवमेंट्स का क्या एम है? सबसे पहले तो पब्लिक का ओपिनियन चेंज करें ताकि हम इनकी नीड्स तक पहुंच सकें, अटेंशन कर सकें इन सारी चीज़ों पे, एज वेल एज जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं उन्हें इन्फ्लुएंस कर सकें ताकि इन्हें इक्वल राइट्स और अपॉर्चुनिटीज़ मिले। तो ये एक्चुअल में एम होता है कोई भी वुमेन्स मूवमेंट अगर देखने को मिलता है या सुनने को मिलता है, या दलित मूवमेंट। प्रीवियस ईयर्स में भी ये मूवमेंट सिर्फ इसी चीज़ से रिलेटेड थे कि पब्लिक अपना ओपिनियन चेंज करे, हमारी ज़रूरतों को समझे, एज वेल एज गवर्नमेंट की पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करे ताकि ये इंश्योर कर सके हमें इक्वल राइट्स और अपॉर्चुनिटीज़।
सभी चाहते हैं समानता। अगर आप घर की ही बात करें तो आप लोग भी चाहते होंगे कि हमें इक्वालिटी मिले। ज़्यादातर बच्चे अगर देख लेते हैं, छोटे भाई बहन हैं अगर घर में, और देख लिया कि एक भाई को या बहन को कुछ चीज़ दिला दी मम्मी पापा ने और एक को नहीं दिलाई, अब वो पार्शलिटी नहीं कर रहे हैं एक्चुअल में, बट फिर भी हम कह देते हैं उसको दिला दिया हमें क्यों नहीं दिलाया। ठीक है, तो इस तरीके की बात कर रहे हैं कि हर जगह इक्वालिटी की बात अपने लिए सब करते हैं। हाउएवर अगर हम सिटीजनशिप की बात करें तो सिटीजनशिप सबसे ज़्यादा ज़रूरी है देन द रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट्स एंड देयर मेंबर्स। मतलब ऐसे समझो, ज़रूरी का मतलब सिटीजनशिप इज अबाउट मोर देन द रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट्स एंड देयर मेंबर्स। सिटीजन रिलेशंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये इन्वॉल्व करता है कुछ ऐसे ऑब्लिगेशन सिटीज़न पे ताकि एक दूसरे पे ये जैसे थ्रेट ना कर सकें टू ईच अदर एंड टू द सोसाइटी। अगर हमने जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़ते हैं, फंडामेंटल राइट्स हम पढ़ते हैं, तो अगर हम राइट्स की बात करें तो ये कुछ लिमिटेशंस के साथ हैं, कुछ एक्सेप्शंस के साथ हैं। जैसे कह के रखा हुआ है कि राइट टू फ्रीडम है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको गाड़ी चलानी नहीं आती और आपने गाड़ी उठाई और आधी दूर ले गए और बेचारे किसी को मार दिया, तो ऐसे राइट्स की तो बात नहीं कर रहे हैं ना, कुछ एक्सेप्शंस हैं। वही यहाँ पे कह रहे हैं कि सिटीज़न टू सिटीज़न रिलेशंस के बारे में भी है ये, क्योंकि ये इन्वॉल्व करता है कुछ ऐसे ऑब्लिगेशंस सिटीजन्स के एक दूसरे के लिए भी और एंड टू द सोसाइटी के लिए भी। इसमें सिर्फ लीगल ऑब्लिगेशंस ही नहीं होंगे जो स्टेट इम्पोज करता है, बट मोरल ऑब्लिगेशन भी होंगे टू पार्टिसिपेट इन और कंट्रीब्यूट करें द शेयर्ड लाइफ ऑफ द कम्युनिटी। सिटीजन्स को इनहेरिटर्स भी कंसिडर किया जाता है और ट्रस्टीज ऑफ द कल्चर एंड नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री। अगर हम एक पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं तो इसका सबसे बेहतरीन तरीका क्या है, वो ये है कि हम इंस्टेंसेस को देखें जहाँ पे इसे वेयर इट्स एक्सेप्टेड मीनिंग इज बीइंग क्वेश्चन्ड बाय ग्रुप्स हु फील दैट इट डज नॉट टेक अकाउंट ऑफ देयर नीड्स एंड एस्पायरेशंस। अगर इसको हम इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझें, पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट को, अ गुड वे टू अंडरस्टैंड अ पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट, तो वो ये है कि हम यहाँ पे ऐसी जगह पे देखें जहाँ पे ऐसे क्वेश्चन लगाए जाते हैं किसी ग्रुप्स के साथ, मतलब कोई ग्रुप क्वेश्चन कर रहा है जो ये सोच रहा है या ऐसा फील कर रहा है कि जो भी चीज़ें आपने सिटीजनशिप में ली हैं या कुछ भी चीज़ को कंसिडर किया है तो उसमें आप हमारी नीड्स, ज़रूरतों को और आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर रहे हैं। अब फुल एंड इक्वल मेंबरशिप क्या है, अभी हमने कहा था कि हम समझेंगे। देखो, अगर मान लो अगर आपने ऐसे समझो कि एक क्राउडेड रेलवे कंपार्टमेंट या बस में आपने ट्रेवल किया है अगर, और आप फैमिलियर हैं उनके तरीकों से जिसमें इन विच दोज हु मे हैव अर्लियर फॉट ईच अदर टू एंटर। बस में चढ़ते हैं, अगर आप लोग नहीं चढ़ें तो एक बार एक्सपीरियंस लेके देखिए। हर एक चीज़ का जो सही है उसका एक्सपीरियंस लेना ज़रूरी है, गलत का मत लेना, नहीं तो कहेंगे श्वेता मैडम ने कहा था कि हर एक चीज़ का एक्सपीरियंस लो तो हम तो गलत भी कर रहे हैं, गाड़ी नहीं चलानी आ रही तो भी चला रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं करना। बात यहाँ पे ये है कि जो हमारी सोसाइटी में प्रिवेलिंग चीज़ें हैं उनका एक्चुअल में, आप लोग पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो एक्सपीरियंस्ड होना ज़रूरी हो जाता है कहीं ना कहीं तक। तो वो ये कह रहे हैं कि अगर रेलवे कंपार्टमेंट और बस में अगर आप चढ़े हैं, देखा होगा जब भीड़ होती है तो लड़ाई हो रही रहती है अंदर चढ़ने के लिए, ठीक है। वंस इनसाइड डिस्कवर अ शेयर्ड इंटरेस्ट इन कीपिंग अदर्स आउट। अब ये क्या कर रहे हैं कि एक तरीके से दूसरे को बाहर रख के अपन अपना इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। अ डिवीजन सून डेवलप्स बिटवीन इनसाइडर्स एंड आउटसाइडर्स। अब जो अंदर आ गया है और जो बाहर खड़ा है उनके बीच में एक डिवीजन डेवलप हो गया। विथ आउटसाइडर्स बीइंग सीन एज अ थ्रेट, क्योंकि जो बाहर खड़े हुए हैं वो हमें कैसे लगेंगे, थ्रेट की तरह। क्लियर हुआ? तो एक बार इसको रीड कर लेते हैं, फिर से समझो। इफ़ यू हैव एवर ट्रेवल्ड इन अ क्राउडेड रेलवे कंपार्टमेंट और बस, you will be familiar with the way in which those who may have earlier fought each other to enter. ठीक है, यहाँ तक समझ आया। Once inside discover a shared interest in keeping others out, a division soon develops between insiders and outsiders, with outsiders being seen as a threat. ऑब्वियस है, आप बस में पहले लड़ रहे थे अंदर चढ़ने के लिए, अब आप चढ़ गए तो आप नहीं चाहते कि जो बाहर है इतनी भीड़ में अंदर और आए, तो एक तरीके से यहाँ पे डिवीजन डेवलप हो जाता है। सिमिलर प्रोसेस की अगर हम बात करें तो ये हमें सिटीज़, रीजन्स या और इवन इन द नेशन एज अ होल देखने को मिलती है। अगर जॉब्स की बात करें हम,
फैसिलिटीज़ लाइक मेडिकल केयर, एजुकेशन और नेचुरल रिसोर्सेज की अगर हम बात करें, लैंड या वाटर, ये लिमिटेड हैं, ठीक है ना। डिमांड्स may be made to restrict entry to outsiders even though may be fellow citizens। देखो ऐसे समझो, अगर जॉब, फैसिलिटीज लाइक जैसे मेडिकल केयर है, एजुकेशन है, नेचुरल रिसोर्सेज जैसे लैंड है, वाटर है, अगर ये लिमिटेड होंगी तो डिमांड क्या आ जाएगी कि किसी आउटसाइडर को रिस्ट्रिक्ट कर दीजिए इन सारी चीज़ों को देने से, इवन अगर वो फेलो सिटीजन्स हैं तो भी, इवन दो दे मे बी फेलो सिटीजन्स। ऐसे समझो कि आपने एक स्लोगन सुना होगा, नहीं सुना है तो आज सुन लो। क्या है स्लोगन? मुंबई फॉर मुंबईकर्स, मुंबई मुंबई वालों की, ठीक है, या मुंबईकर्स के लिए, ऐसे समझो। ये एक्सप्रेस्ड करता है ऐसी कुछ फीलिंग्स, सच फीलिंग्स। बहुत से सिमिलर स्ट्रगल्स देखे गए हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में एंड दी वर्ल्ड में, ठीक है। ये रेस करता है क्वेश्चंस अबाउट फुल एंड इक्वल मेंबरशिप, क्या इसका एक्चुअल में मीनिंग है, रियली मीन्स, ठीक है। तो इससे पहले आप लोग बताइए, आप लोग ने क्या सुना है, आप लोग कहाँ रहते हैं और वहाँ पे कुछ ऐसे चलते हैं क्या स्लोगन टाइप के, मुंबई फॉर मुंबईकर्स ऐसा बोल रहे हैं जैसे, तो ऐसा कुछ चलता है क्या, तो बताइएगा, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्वेश्चन रेज करती हैं कि व्हाट इज़ द रियल मीनिंग ऑफ फुल एंड इक्वल मेंबरशिप। क्या इसका मतलब ये है कि जो सिटीजन्स हैं वो इक्वल राइट्स और अपॉर्चुनिटीज़ इंजॉय करें, कहीं पे भी वो कंट्री में हो, कहीं पे भी वो रह सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं और वर्क कर सकते हैं, क्या ऐसा होता है? या फिर सारे सिटीजन्स, रिच हो या पुअर, ये इक्वल, या फिर ये इंजॉय करें सर्टन बेसिक राइट्स और फैसिलिटीज़। इस सेक्शन में हम एक्सप्लोर करेंगे सिटीजनशिप का मीनिंग, फर्स्ट ऑफ दीज क्वेश्चंस पर फोकस करते हुए जो भी हमने देखे। सबसे पहला जो राइट ग्रांट किया गया है सिटीजन्स को हमारी कंट्री में और अदर्स में, वो क्या है? फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। आपको भी होगा फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, भले ही आपके घर से परमिशन ना मिलती हो कहीं जाने की, हो सकता है कहते हो अभी छोटे हैं या छोटे हो या अभी पढ़ लो और फिर बाद में जाना घूमने, बट ये राइट आप सभी लोग जानने लगे होंगे कि हमें फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, ठीक है, कुछ एक्सेप्शंस के साथ। लेकिन दिस राइट इज़ ऑफ पर्टिकुलर इम्पोर्टेंस फॉर वर्कर्स। अब जो लोग वर्क कर रहे हैं उनके लिए पर्टिकुलरली ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है ये राइट। ऑब्वियस है, आप लोग कहीं वर्क करना अगर जाना चाहते हो तो आपको लगेगा ना कि मुझे जाना है, तो आपको फ्रीडम दिया गया है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। तो ये मेन चीज़ लेबर या वर्कर क्लास में आता है। कैसे? लेबर क्या करते हैं? माइग्रेट करते ही हैं जॉब्स की सर्च में, जब अपॉर्चुनिटीज़ उनके घर के आसपास ना हो। देखा होगा अगर आप मूवीज़ वगैरह देखते हो, या पुरानी मूवीज़ पर्टिकुलरली ऐसे ही बेस्ड होती थी कि बच्चे बाहर चले गए पढ़ने के लिए, बच्चे बाहर गए हैं वर्क करने के लिए। माइग्रेशन की बात करें तो अगर कोई किसान है, फार्मर है, अगर उसके आसपास खेती के लिए अब उस तरीके से उन्हें सारी चीज़ें नहीं प्रोवाइड हो रही हैं, तो वो क्या करेंगे? शहर में जाएंगे नौकरी करने के लिए। कुछ पीपल ट्रैवल करते हैं जॉब्स के सर्च में आउटसाइड द कंट्री, मतलब इंडिया से बाहर जाके, या बाहर जो रह रहे हैं वो दूसरी कंट्री में जाके जॉब सर्च करते हैं। वहीं अगर हम यहाँ पे बात करें, जो मार्केट है स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर्स के लिए, ये डिफरेंट पार्ट्स और कंट्री में डेवलप हुआ है। फॉर इंस्टेंस आईटी वर्कर्स की अगर हम बात करें तो क्या कहते हैं, अगर आईटी वाला है तो पक्का बेंगलोर जाएगा आगे चल के जॉब करने के लिए। नर्सेज ज़्यादातर ऐसा कहते हैं कि केरला से ही मिलती हैं, ठीक है ना, देखने को मिलती हैं, या वहाँ पे सबसे ज़्यादा बेस्ट रहते हैं। तो नर्सेज फ्रॉम केरला में बी फाउंड ऑल ओवर दी कंट्री। देखना आप किसी भी जगह चले जाओ कंट्री में, आप पूछेंगे अगर, या ज़्यादातर नर्सेज क्या कहेंगी कि वी आर फ्रॉम केरला, ऐसे समझो, या हम साउथ से हैं। जो बूमिंग बिल्डिंग इंडस्ट्री है टाउन में, ये अट्रैक्ट करेगी वर्कर्स को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स मेनली जैसे आते हैं लाइक रोड मेकिंग। अब अगर हम वर्कर्स के अलावा यहाँ पे बात करें तो वर्कर्स डिफरेंट रीजन से आते हैं नियर योर होम और स्कूल। यू मे हैव कम अक्रॉस वर्कर्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स नियर योर होम और स्कूल।
अब ऐसे समझो, कभी कभी रेसिस्टेंस देखने को मतलब एक तरीके से बिल्डअप हो जाता है। कैसे? लोकल पीपल के बीच में जब हम देखते हैं कि बहुत से लोग बाहर से आके हमारे एरिया में ही जॉब, ऐसे समझो जॉब्स गोइंग टू पीपल फ्रॉम आउटसाइड द एरिया, जॉब्स किसके पास जा रही हैं? जो लोग बाहर रह रहे हैं उनके पास, समटाइम्स एट लोअर वेजेस। अब जब हम ये एकदम ऐसा सेंटेंस पढ़ते हैं तो हमारा दिमाग घूम जाता है, हमने क्या पढ़ लिया। यहाँ पे सिर्फ ये कह रहे हैं कि हम ऐसा देखते हैं कब रेजिस्टेंस बिल्डअप होता है लोकल पीपल के बीच में, किस चीज़ के अगेंस्ट में। ऐसा देखा जाता है कि आउटसाइडर यहाँ पे आके जॉब कर रहे हैं इवन लोअर वेजेस पर, और वहीं के जो लोकलाइट लोग हैं उन्हें वो जॉब्स नहीं मिल पा रही हैं। फिर यहाँ पे डिमांड की जाती है कि ऐसे सर्टेन जॉब्स को रिस्ट्रिक्ट किया जाए उन लोगों के लिए जो दोज हु बिलोंग टू द स्टेट और दोज हु नो द लोकल लैंग्वेज, मतलब कि ये जॉब सिर्फ उन्हें ही दी जाए जो इस स्टेट से हैं पर्टिकुलर, या फिर जिन्हें लोकल लैंग्वेज आती हों। पॉलिटिकल पार्टीज भी ऐसे इश्यूज उठाती हैं। कैसे? ऐसे समझो, रेसिस्टेंस देखा जाता है ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस अगेंस्ट आउटसाइडर्स के, ठीक है। ऑलमोस्ट एवरी रीजन ऑफ इंडिया, हर एक रीजन जो इंडिया का है वो एक्सपीरियंस कर चुका है ऐसे मूवमेंट्स। और क्या ऐसे मूवमेंट जस्टिफाइड हैं? हम देखते हैं कि हम बाहरी लोग, आप खुद ही देख लीजिए कि आप आउटसाइडर्स को ज़्यादा पसंद करेंगे नहीं। एक्चुअल में आप देखेंगे, आप यहाँ पे हैं मान लो, और आप प्रॉपर एक स्टेट के हैं, आपको लोकल लैंग्वेज आ रही है, बट कोई बाहर का आके यहाँ पे जॉब कर रहा है लोअर वेजेस पे और आपको वो जॉब नहीं मिल पाई, तो आप क्वेश्चन करेंगे। इसी तरीके से पॉलिटिक्स में भी देखते हैं, और आउटसाइडर्स की तरह नाम लिया जाता है कि ये तो बाहरी हैं, बाहरी लोग हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या ये इस तरीके के मूवमेंट जो हम इंडिया के हर एक डिफरेंट पार्ट्स में देखते हैं रीजन ऑफ इंडिया में, ये क्या जस्टिफाइड है? क्या ये जस्टिफाइड है? हम एक तरीके से क्या बन जाएंगे? इंडिग्नेंट, अगर इंडियन वर्कर्स अदर कंट्रीज में इल ट्रीटेड, मतलब अच्छे से ट्रीट नहीं किए जाएंगे बाय द लोकल पॉपुलेशन। सम ऑफ अस, हम यहाँ पे ये भी सोचेंगे कि जो स्किल्ड और वर्कर्स हैं, एजुकेटेड वर्कर्स हैं, उनके पास राइट है टू माइग्रेट फॉर वर्क, कि वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाएं, ठीक है। स्टेट्स इवन प्राउड करते हैं किस तरीके से, मी इवन बी प्राउड ऑफ देयर एबिलिटी टू अट्रैक्ट सच वर्कर्स। बट अगर जॉब्स बहुत कम हैं किसी एक रीजन में, तो लोकल रेसिडेंट्स क्या करेंगे? रिसेंट करेंगे कॉम्पिटिशन्स को फ्रॉम आउटसाइडर्स। क्या राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट में राइट टू लिव और वर्क भी इंक्लूडेड है इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री में? मतलब कि आप मूव तो कर रहे हैं लेकिन आपको एक जगह से दूसरी जगह जाके रहने का भी हक अधिकार है, आज़ादी है, और काम करने की भी है। तो ये यही पूछ रहे हैं कि जो राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट दिया गया है उसमें राइट टू लीव और राइट टू वर्क भी जैसे राइट्स इंक्लूडेड हैं क्या इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री? अनदर फैक्टर जो हमें यहाँ पे समझना होगा वो ये है कि समटाइम्स देयर मे बी समटाइम्स बी अ डिफरेंस बिटवीन, एक डिफरेंस देखने को मिलता है हमारा रिस्पॉन्स पुअर माइग्रेंट्स को लेके एंड टू स्किल्ड माइग्रेंट्स को लेके। हम हमेशा वेलकम नहीं करते हैं पुअर माइग्रेंट्स को, ठीक है, जो हमारे एरियाज में आ गए हैं एज वी मे टू बी स्किल्ड एंड एफ्लुएंट वर्कर्स। आप देखते होंगे, अगर नहीं देखा है तो ऐसे समझो कि ज़्यादातर पुअर माइग्रेंट्स को कोई भी वेलकम करने की इच्छा नहीं रखता है, ठीक है। ये रेस करता है क्वेश्चन ऑफ किस चीज़ का, ऑफ कि क्या पुअर और अनस्किल्ड वर्कर्स के पास भी सेम राइट होना चाहिए टू लिव एंड टू वर्क एनीवेयर इन द कंट्री जैसे कि स्किल्ड वर्कर्स को है। ये कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिन पे डिबेट किया जाता है हमारी कंट्री में आज की डेट में, जिसे हम रिगार्ड करते हैं फुल और इक्वल मेंबरशिप को लेके फॉर ऑल सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। अगर हम जैसे बेंगलोर की बात समझो, यहाँ पे आईटी वाला बंदा जाएगा तो उसका वेलकम किया जाएगा कि हाँ यार बढ़िया है, ये काम में अच्छा रहेगा। बट वहीं अगर कोई अनस्किल्ड चला जाए तो क्या उसका इतना ज़्यादा वेलकम या अच्छा खुश होंगे लोग बाकी, चलो बढ़िया है। तो यहाँ पे यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कुछ इश्यूज इस तरीके के डिबेट किए जाते हैं कि क्या फुल और इक्वल मेंबरशिप हर एक व्यक्ति को, हर एक नागरिक को देनी चाहिए हमारी कंट्री में, ऑफ द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। हाउएवर डिस्प्यूट समटाइम्स अराइज होते हैं डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ में भी। अब ये डिस्प्यूट्स को कैसे रिजॉल्व किया जाए? जो राइट टू प्रोटेस्ट है इन एन एस्पेक्ट ऑफ द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन,
ये गारंटीड, दैट इज गारंटीड टू सिटीजन्स इन अवर कंट्री, ये प्रोवाइड करता है, प्रोवाइडेड प्रोटेस्ट डज नॉट हार्म द लाइफ और प्रॉपर्टी ऑफ अदर पीपल और द स्टेट। मतलब राइट टू प्रोटेस्ट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए अगर आप कर रहे हैं एक तरीके से प्रोटेस्ट, जो गारंटीड भी है सिटीजन्स को हमारी कंट्री में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये कहता है कि आप ऐसा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये किसी की लाइफ और प्रॉपर्टी या फिर स्टेट, अदर पीपल ऑफ द स्टेट को हार्म ना करे और द स्टेट। सिटीजन्स बहुत ज़्यादा फ्री हैं टू ट्राई एंड इन्फ्लुएंस पब्लिक ओपिनियन, कि आप पब्लिक ओपिनियन को ट्राई करें, एक तरीके से फ्री हैं टू ट्राई और इन्फ्लुएंस करें पब्लिक ओपिनियन को, गवर्नमेंट पॉलिसी को ग्रुप्स बना के। मान लो ऐसे ये हैं, इन्होंने सोचा कि ये ऐसे ही सोच रहे थे कि ऐसा क्या प्रॉब्लम चल रही है, क्या मैं इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ, ऐसे ही आपके क्वेश्चंस भी राइज हो रहे होंगे कि क्या पब्लिक ओपिनियन इन्फ्लुएंस होंगे। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि सिटीजन्स बहुत फ्री हैं, आप जो पब्लिक है, मान लो ये ग्रुप है, ये अपने ओपिनियन से पब्लिक को इन्फ्लुएंस कर सकता है, ठीक है, गवर्नमेंट की पॉलिसी को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है, ग्रुप्स बना के, डेमोन्स्ट्रेशंस करके, मीडिया को यूज करके, पॉलिटिकल पार्टीज को अपील करके, या फिर कोर्ट्स तक जाके। कोर्ट यहाँ पे डिसीजन देंगे मैटर पे और ये अर्ज करेंगे गवर्नमेंट को कि इन इश्यूज को आप क्या करें, एड्रेस करें। यहाँ पे स्लो प्रोसेस होगी, बट वेरिंग डिग्रीज ऑफ सक्सेस आर समटाइम्स पॉसिबल। ऐसे समझो, अगर गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ प्रोवाइडिंग फुल एंड इक्वल मेंबरशिप टू ऑल सिटीजन्स ध्यान में रखे जाएं, तो यहाँ पे ये पॉसिबल हो जाएगा कि एक एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन पे पहुंचा जाए प्रॉब्लम्स की जो कि अराइज हो रहे हैं टाइम टू टाइम सोसाइटी में। बेसिक प्रिंसिपल डेमोक्रेसी का क्या होता है, वो ये होता है कि ऐसे डिस्प्यूट्स को सेटल्ड किया जाए नेगोशिएट करके, डिस्कस करके, ना कि फोर्स करके। ऐसा नहीं है कि अनस्किल्ड लेबर आ गए तो इन्हें कह दिया जाए कि आप जाइए यहाँ से, आपका कोई काम नहीं है, या फोर्स कर दिया जाए कि नहीं स्किल्ड वर्कर्स को तो यहाँ जाना पड़ेगा, यहीं रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं, हम डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं, तो ऐसे डिस्प्यूट्स को सेटल होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है नेगोशिएट करके, डिस्कशन करके, ना कि फोर्स करके। ये सबसे पहला ऑब्लिगेशन होता है सिटीजनशिप का। दिस इज़ वन ऑफ द ऑब्लिगेशंस ऑफ सिटीजनशिप। अब हम आते हैं इक्वल राइट्स पर, ठीक है। तो फुल एंड इक्वल मेंबरशिप समझ में आया कि हम किस तरीके से बात कर रहे हैं, और ये ऑन द बेसिस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पब्लिक ओपिनियन, गवर्नमेंट पॉलिसी, या फिर कोर्ट जाके कोर्ट एड्रेस करे गवर्नमेंट को और इन सारी चीज़ों पे डिस्कशन करके, नेगोशिएट करके रिजॉल्व करे मैटर्स, ना कि फोर्स करे। ये सबसे पहला ऑब्लिगेशन हमने देखा सिटीजनशिप का। अब हम समझेंगे इक्वल राइट्स एक्चुअल में क्या है। देखो, इस सेक्शन में हम एग्जामिन करेंगे अनदर एस्पेक्ट ऑफ सिटीजनशिप, जो कि है द इशू ऑफ कि वेदर फुल और इक्वल मेंबरशिप का मतलब ये है कि सारे सिटीजन्स, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, इन्हें सर्टेन बेसिक राइट्स गारंटीड किए जाएं और मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बाय द स्टेट। क्योंकि हम बात कर रहे हैं फुल और इक्वल मेंबरशिप, मतलब कि अमीर हो चाहे गरीब हो, इन्हें बेसिक राइट गारंटीड करें और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बाय द स्टेट मिनिमम जो हो उसे एश्योर करें। इस इशू को समझने के लिए हमें क्या समझना पड़ेगा, हम देखेंगे यहाँ पे वन सेट ऑफ पीपल जो कि अर्बन पुअर हैं, डीलिंग विद द पुअर ऑफ द पुअर, डीलिंग विद द प्रॉब्लम ऑफ द पुअर। अगर हम यहाँ पे गरीबों की प्रॉब्लम से डील करें टाउन्स में, तो ये सबसे ज़्यादा अर्जेंट प्रॉब्लम है जो आज के डेट में गवर्नमेंट फेस कर रही है। कंडीशंस, अगर हम स्लम्स की बात करें आज की डेट में, भले ही कितना अर्बनाइजेशन क्यों ना हो, लेकिन स्लम्स हमें कहीं ना कहीं देखने को मिल जाते हैं। तो जो स्लम्स की कंडीशंस हैं ये शॉकिंग है। बहुत से पीपल को अगर हम देखें तो वो छोटे छोटे रूम्स में रहते हैं, ठीक है, विद कोई भी प्राइवेट टॉयलेट्स नहीं है, वाटर नहीं है, सैनिटेशन नहीं है। लाइफ और प्रॉपर्टी इनसिक्योर है स्लम में। अगर इसका हम एग्जाम्पल समझें तो हमने कोविड के टाइम पे देखा कि स्लम्स एरिया में इतने पास लोग रह रहे हैं, एक ही रूम में इतने सारे लोग रह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाना प्रॉब्लम हो रहा है, प्राइवेट टॉयलेट्स नहीं है, पानी नहीं है, सैनिटेशन नहीं है। तो क्या हो रहा है, या तो ये लैक ऑफ फैसिलिटीज़ के कारण इंसान मर जाएगा या बाहर निकल के कोविड से मर जाएगा। दोनों चीज़ों में से कोई ना कोई एक कंडीशन तो होना ही है। तो इस एग्जाम्पल से ऐसे समझ सकते हो कि जो लाइफ और प्रॉपर्टी है ये दोनों इनसिक्योर हैं स्लम में। हाउएवर, जो सम ड्वेलर्स हैं ये एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूट करते हैं इकोनॉमी को थ्रू देयर लेबर।
छोटे ऐसे स्लम एरियाज होते हैं, यहाँ पे आपने देखा होगा कि जितने भी लोग रह रहे हैं वो आधे से ज़्यादा लेबर क्लास ही है। तो ये सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन तो दे ही रहे हैं ना इकोनॉमी को। ये हॉकर्स हो सकते हैं, पेटी ट्रेडर्स होते हैं, स्केवेंजर्स होते हैं, डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, प्लम्बर्स हैं, मैकेनिक्स हैं और अमंग अदर प्रोफेशंस में रहते ही हैं। ज़्यादातर स्लम एरियाज़ में आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे। स्मॉल बिजनेसेस की अगर हम बात करें तो जैसे केन वीविंग है, टेक्सटाइल प्रिंटिंग है, टेलरिंग है, ये भी डेवलप होते हैं स्लम्स में। सिटी प्रोबेबली रिलेटिवली बहुत कम प्रोवाइड करती है स्लम ड्वेलर्स को विद सर्विसेज सच एज सैनिटेशन और वाटर सप्लाई। अवेयरनेस अबाउट द कंडीशन ऑफ अर्बन पुअर इज ग्रोइंग अमंग गवर्नमेंट्स, और यही प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट के इसमें प्रॉब्लम्स में ग्रो कर रही है, एनजीओज में और अदर एजेंसीज में और अमंग दी स्लम ड्वेलर्स में भी। ठीक है, फॉर इंस्टेंस नेशनल पॉलिसी आई थी अर्बन स्ट्रीट वेंडर्स पे, जो कि फ्रेम की गई थी जनवरी 2004 में। लैक ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स हैं बिग सिटीज़ में और ऑफन वो फेस करते हैं हैरेसमेंट पुलिस से और टाउन अथॉरिटीज़ से। देखा होगा अगर मूवीज़ में देखें या फिर कहीं पे भी आपने देखा हो तो ऐसे साइड में ये हॉकर्स कॉर्नर रहता है या फिर छोटी छोटी शॉप रहती हैं, तो यहाँ पे ज़्यादातर पुलिस है या फिर टाउन में जो अथॉरिटीज़ हैं वो हैरेस करती हैं इन्हें। ठीक है, पॉलिसी यहाँ पे इंटेंड की गई थी कि रिकॉग्निशन और रेगुलेशन फॉर वेंडर्स को प्रोवाइड कर सके ताकि हम इनेबल कर सकें उनको वो अपने प्रोफेशन को आराम से कैरी कर सकें विदाउट हरेसमेंट, सो एज लॉन्ग एज दे ओबेड गवर्नमेंट रेगुलेशंस। स्लम ड्वेलर्स यहाँ पे अवेयर हो रहे हैं अपने राइट्स को लेके और स्टार्ट कर रहे हैं अपनी आर बिगनिंग टू ऑर्गेनाइज टू डिमांड देम। दे हैव समटाइम्स इवन अप्रोच द कोर्ट्स, कभी कभी वो ये डिमांड्स को लेके कोर्ट में भी अप्रोच कर चुके हैं। इवन अगर बेसिक पॉलिटिकल राइट की अगर हम बात करें जो कि राइट टू वोट है, तो ये भी उनके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि लिस्ट ऑफ वोटर्स में एक फिक्स्ड एड्रेस की ज़रूरत होती है एंड स्क्वेटर्स एंड पेवमेंट ड्वेलर्स ये इस चीज़ को प्रोवाइड करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट फील करते हैं। अदर ग्रुप्स ऑफ पीपल की अगर हम बात करें जो मार्जिनलाइज्ड हो रहे हैं हमारी सोसाइटी में, वो हैं ट्राइबल पीपल या फिर फॉरेस्ट ड्वेलर्स। ये पीपल डिपेंडेंट हैं फॉरेस्ट एक्सेस के लिए और अदर नेचुरल रिसोर्सेज के लिए ताकि वो अपनी वे ऑफ लाइफ को मेंटेन कर सकें। बहुत से अगर मैनी ऑफ देम फेस, बहुत से लोग किस थ्रेट को फेस करते हैं, वे ऑफ लाइफ और लाइवलीहुड को, क्योंकि उन पे प्रेशर रहता है किस चीज़ का, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, सर्च फॉर लैंड एंड रिसोर्सेज टू मेंटेन देम। तो ये तीन चीज़ें हैं जिस तरीके से ये थ्रेट फेस करते हैं। कमर्शियल इंटरेस्ट से जो इन्हें प्रेशर्स आता है जो कि माइनिंग करना चाहते हैं, माइन द रिसोर्सेज विच में एग्जिस्ट इन फॉरेस्ट और कोस्ट पोजेस अनदर थ्रेट टू द वे ऑफ लाइफ। देखो यहाँ पे क्या कहा गया कि जैसे कि जो फॉरेस्ट में रह रहे हैं ट्राइबल पीपल हैं, अब इन्हें कमर्शियल इंटरेस्ट कोई जैसे बाहर के लोग हैं, ऐसे समझो ये फॉरेस्ट एरिया है, ठीक है। अब ये बाहर के लोगों ने देखा, ये हो गया ऐसे समझो कि कमर्शियल इंटरेस्ट है इनका, आउटसाइडर्स तो हैं बट कमर्शियल इंटरेस्ट क्योंकि ये बिजनेस कर रहे हैं। अब कमर्शियल इंटरेस्ट कहाँ पे है इनका, यहाँ पे फॉरेस्ट में। इन्होंने देखा कि कुछ ऐसा रिसोर्स यहाँ पे है जिसको हम माइन करेंगे और ये हमारे लिए बेनिफिशियल है, और इसी के साथ अब ये क्या करने लगेंगे कि यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, जो पीपल रह रहे हैं, उन्हें फोर्स करेंगे या प्रेशर डालेंगे इन पे, ठीक है। अब यही सेम चीज फॉरेस्ट की जगह कोस्ट पे भी देखने को मिल सकती है हमको। ये सारे थ्रेट्स हैं जो इनकी वे ऑफ लाइफ या लाइवलीहुड फॉरेस्ट ड्वेलर्स को या ट्राइबल पीपल्स को थ्रेट करती है, एज डज द टूरिस्ट इंडस्ट्री एज वेल एज टूरिस्ट इंडस्ट्रीज के थ्रू भी हम इसे रिगार्ड कर सकते हैं। गवर्नमेंट स्ट्रगल करती हैं इन प्रॉब्लम्स के साथ, कैसे कि कैसे प्रोटेक्ट करें इन लोगों को, उनके हैबिटेट को, सेम टाइम पे डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री भी देखना, एंडेंजरिंग डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। दिस इज एन इशू दैट अफेक्ट्स ऑल सिटीजन्स नॉट जस्ट ट्राइबल पीपल। ये इशू सिर्फ ट्राइबल पीपल को ही अफेक्ट नहीं करता है, ये एज वेल एज सभी सिटीजन्स को के लिए ये इशू है। इक्वल राइट्स को ट्राई और इंश्योर करना,
और अपॉर्चुनिटीज सारे सिटीजन्स के लिए, ये किसी भी गवर्नमेंट के लिए सिंपल मैटर हो ही नहीं सकता है। डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल हैं, हमारे यहाँ डाइवर्सिटी है, हम सब जानते हैं, इनके डिफरेंट नीड्स और प्रॉब्लम्स हैं, और जो राइट है एक ग्रुप का वो कन्फ्लिक्ट कर सकता है दूसरे ग्रुप के राइट को, राइट ऑफ अनदर। अगर हम इक्वल राइट्स फॉर सिटीजन्स की बात करें तो इसका मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि यूनिफॉर्म पॉलिसीज अप्लाइड हो जाएं सभी लोगों पे, सिंस डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल के डिफरेंट नीड्स होते हैं। देखो जो ट्राइबल पीपल है उनकी नीड अलग होगी, जो अर्बन में रह रहे हैं अर्बन पीपल है उनकी नीड अलग होगी, रूरल के लोगों की नीड अलग होगी। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म पॉलिसी मतलब एक जैसी पॉलिसी सभी सेक्शंस पर हम अप्लाइड नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए गवर्नमेंट के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है ये सब। अगर पर्पस सिर्फ ये नहीं है कि पॉलिसीज को बनाना जो सेम वे में ये अप्लाई करेंगे सभी लोगों पे, ठीक है, बट लोगों को और इक्वल रियलाइज कराना, डिफरेंट नीड्स और क्लेम ऑफ पीपल को अकाउंट में लेना जब हम पॉलिसीज को बना रहे हैं। इफ द पर्पस इज नॉट जस्ट टू मेक पॉलिसी विच वुड अप्लाई इन द सेम वे टू ऑल पीपल, अगर यहाँ पे गवर्नमेंट का कैसा है, फोकस क्या है, ये नहीं है कि सिर्फ पॉलिसी बना दो और सब पे अप्लाई कर दो, जो मतलब हो तो होने दो, डिफरेंट ग्रुप से कोई भी प्रभाव पड़ने दो। अगर ऐसा एम नहीं है गवर्नमेंट का तो गवर्नमेंट को देखना पड़ता है कि सभी लोग इक्वल रहें, उनकी नीड्स जो प्रॉब्लम्स हैं नीड्स फुलफिल कर सकें, प्रॉब्लम्स रिजॉल्व कर सकें या सॉल्व कर सकें। अब इन डिस्कशन से हमें ये क्लियर होता है कि जो चेंजेस हैं वर्ल्ड सिचुएशन में, इकोनॉमी, सोसाइटी, ये डिमांड करती हैं न्यू इंटरप्रिटेशंस ऑफ द मीनिंग और राइट्स ऑफ सिटीजनशिप को लेकर। पहले इतना कमर्शियल इंटरेस्ट नहीं होगा शायद, बट आज की डेट में कमर्शियल इंटरेस्ट देखने को मिलता है। जो फॉर्मल लॉज हैं सिटीजनशिप को लेके वो क्या बनाते हैं, सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट बनाते हैं, और इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉज कॉन्स्टेंटली क्या होते जाते हैं, इवॉल्व होते जाते हैं, इवॉल्विंग। वाइल ऐसी प्रॉब्लम्स को आंसर करते टाइम जो अराइज होती हैं में नॉट बी इजी टू फाइंड, जो कॉन्सेप्ट है इक्वल सिटीजनशिप का, यहाँ पे मतलब ये होगा कि जो कि इक्वल राइट्स प्रोवाइड करे, प्रोटेक्शन दे सभी सिटीजन्स को। वन ऑफ द गाइडिंग प्रिंसिपल ये होना चाहिए गवर्नमेंट पॉलिसीज का। अब हम आते हैं सिटीजन और नेशन पर। देखो जो कॉन्सेप्ट है नेशन का, नेशन स्टेट का, वो इवॉल्व है मॉडर्न पीरियड में। जो अर्लीस्ट असर्शंस हैं रिगार्डिंग सोवर्निटी ऑफ द नेशन स्टेट और डेमोक्रेटिक राइट्स ऑफ सिटीजन्स को लेके वो कब बनाए गए थे, वो रिवॉल्यूशनरीज इन फ्रांस इन 1789 तब बनाए गए थे। नेशन स्टेट्स क्लेम करते हैं कि इनकी जो बाउंड्रीज हैं वो डिफाइन नहीं है, दैट देयर बाउंड्रीज डिफाइंड, ऐसे समझो डिफाइन नहीं है मतलब कि सिर्फ टेरिटरी को ही डिफाइन नहीं करती हैं बट एक यूनिक कल्चर और शेयर्ड हिस्ट्री को डिफाइन करती हैं। ऐसे समझो कि मान लो अब जैसे इंडिया में हम बात करें कि ये बाउंड्रीज बन रही है, ठीक है, ये दूसरा स्टेट है, ये दूसरा स्टेट है, ऐसे करके 1 2 3 स्टेट है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि नेशन स्टेट सिर्फ ये क्लेम नहीं करेंगे कि ये हमारी बाउंड्री है, यहाँ पे ये भी बता रहे हैं कि यूनिक कल्चर और शेयर्ड हिस्ट्री भी है। अगर हम सेंटर पे आ जाएं, मध्य प्रदेश में आ जाएं, तो मध्य प्रदेश की अपनी हिस्ट्री है, हम तमिलनाडु में चले जाएं, उनकी अपनी हिस्ट्री है, कल्चर भी दोनों का अलग अलग है। तो इस चीज़ को भी ये डिफाइन करते हैं, क्लेम करते हैं। नेशनल आइडेंटिटी को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं सिंबल से, लाइक फ्लैग है, नेशनल एंथम है, नेशनल लैंग्वेज है, या फिर कुछ ऐसी सेरेमोनियल प्रैक्टिसेस जो अमंग अदर थिंग्स, ये सारी चीज़ों से हम नेशनल आइडेंटिटी कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बहुत से मॉडर्न स्टेट्स में डिफरेंट रिलीजन्स, लैंग्वेजेस, कल्चरल ट्रेडिशंस हैं। देखिए इस तरीके से हम काफ़ी सारे रिलीजन्स देखते हैं जो सिंबलाइज करते हैं कुछ इस तरीके से। बट जो नेशनल आइडेंटिटी है डेमोक्रेटिक स्टेट की, उसका क्या एम है कि सिटीजन्स को पॉलिटिकल आइडेंटिटी दे सकें जो कि हर एक मेंबर को मिल रही है ऑफ द स्टेट। डेमोक्रेटिक स्टेट यूजुअली अपनी आइडेंटिटी कैसे बताता है, कैसे आइडेंटिफाई करता है कि सो दैट इट, ऐसे समझो डेमोक्रेटिक स्टेट्स यूजुअली ट्राई टू डिफाइन देयर आइडेंटिटी, हमेशा कोशिश करते हैं कि वो अपनी आइडेंटिटी को ही डिफाइन करें ताकि एज इंक्लूसिव एज पॉसिबल, दैट इज जो कि अलाउ करती है सभी सिटीजन्स को आइडेंटिफाई करना अपने आप को एज अ पार्ट ऑफ द नेशन।
बट इन प्रैक्टिस बहुत सी कंट्रीज डिफाइन करती हैं अपनी आइडेंटिटी को कुछ इस तरीके से जो और ज़्यादा ईजियर कर देता है सिटीजन्स को, ताकि वो आइडेंटिफाई कर सकें अपने स्टेट को देन अदर्स, मतलब कंपेरिजन वाइज अदर्स। यहाँ पे एक चीज़ और ईजी बन जाती है, इट मे ऑल्सो मेक इट ईजियर फॉर द स्टेट कि सिटीजनशिप को एक्सटेंड करें कुछ पीपल तक, ना कि अदर्स को, एंड नॉट अदर्स। ये इतना मतलब जैसे कि अगर हम बात करें तो दिस वुड बी एज ट्रू ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। ये क्या करता है, अपने आप पे कंट्री होने के लिए बहुत ज़्यादा प्राउड करता है ऑफ, जो कि एक इमिग्रेंट्स की कंट्री है एज एनी अदर कंट्री। फ्रांस की अगर हम बात करें तो फॉर इंस्टेंस ये एक ऐसी कंट्री है जो सेक्युलर भी अपने आप को क्लेम कर रही है और इंक्लूसिव भी, ठीक है। ये सिर्फ यूरोपियन ओरिजिन के पीपल को ही इंक्लूड नहीं करते हैं, बट उन सभी लोगों को ये इंक्लूड करते हैं जो ओरिजिनली अदर एरियाज से आते हैं, जैसे कि सच एज नॉर्थ अफ्रीका। कल्चर और लैंग्वेज इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं नेशनल आइडेंटिटी के लिए, और सभी सिटीजन्स एक्सपेक्ट करते हैं टू एसिमिलेट इनटू इट इन द पब्लिक एस्पेक्ट्स ऑफ देयर लाइव्स। दे मे हाउएवर रिटेन करते हैं वो अपने पर्सनल बिलीव्स को और प्रैक्टिसेस को प्राइवेट लाइफ्स में। एक रीजनेबल पॉलिसी की तरह ये दिखता है, बट हमेशा ये सिंपल नहीं है कि पब्लिक क्या है और प्राइवेट क्या है, ठीक है, ये डिफाइन करना, और ये कुछ कंट्रोवर्सीज को राइज देता है, ठीक है। कभी कभी मतलब वो अपने पर्सनल बिलीव्स और प्रैक्टिसेस को प्राइवेट लाइफ में रिटेन करते हैं, लेकिन हमेशा ये बताना कि क्या डिफरेंस है पब्लिक और प्राइवेट में, ये कंट्रोवर्सीज लेके आता है। रिलीजियस बिलीफ की अगर हम बात करें तो इज सपोज टू बिलोंग टू द प्राइवेट स्फीयर ऑफ सिटीजन्स, बट समटाइम्स रिलीजियस सिम्बॉल्स और प्रैक्टिसेस पब्लिक लाइव्स में भी एंटर हो जाते हैं। आपने अब सुना होगा डिमांड ऑफ सिख स्कूल बॉयज़ इन फ्रांस। फ्रांस में जो सिख लड़के रह रहे हैं, स्कूल बॉयज़ हैं, उनकी डिमांड है कि हम टर्बन पहनेंगे टू स्कूल, ठीक है, और मुस्लिम गर्ल्स की डिमांड है कि हम स्कार्फ पहनेंगे अपनी स्कूल यूनिफॉर्म के साथ। ये डिमांड तो है इनकी। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो ये सारी चीज़ें डिसअलाउड कर दी कुछ स्कूल्स ने, किस ग्राउंड पे, कि ये रिलीजियस सिम्बॉल्स दिखाएगा पब्लिक स्फीयर ऑफ स्टेट एजुकेशन में। जो रिलीजन्स डिमांड नहीं करते हैं ऐसी प्रैक्टिसेस को, ये ऐसी सेम प्रॉब्लम को फेस नहीं करते हैं। दोज हुज रिलीजन्स डिड नॉट डिमांड सच प्रैक्टिसेस नेचुरली डिड नॉट फेस द सेम प्रॉब्लम। क्लियरली एजिमिलेशन अगर होता है नेचुरल कल्चर में, ये ज़्यादा ईजी होगा कुछ ग्रुप्स के लिए देन फॉर अदर्स। जो सिटीजनशिप ग्रांट करने का क्राइटेरिया है न्यू एप्लीकेंट्स को, वो कंट्री में डिफरेंट होता है। इजराइल, जर्मनी की बात अगर हम बात करें तो यहाँ पर रिलीजन, एथनिक ओरिजिन को प्रायोरिटी दी जाती है जब सिटीजनशिप ग्रांट कर रहे हैं। जर्मनी में यहाँ पे परसिस्टेंट डिमांड रही टर्किश वर्कर्स की, जो एक टाइम पे एनकरेज्ड करते थे, मतलब एनकरेज्ड होते थे वहाँ पे जाना और वर्क करना जर्मनी में, कि जो उनके चिल्ड्रन हैं जो जर्मनी में ही जिनका जन्म हुआ है या फिर जो जर्मनी में ही पले बड़े हैं, उन्हें ऑटोमेटिकली आप सिटीजनशिप दे दीजिए। ऐसा जर्मनी का किस्सा है, ठीक है। ये अभी भी डिबेटेड पार्ट ही है। ये कुछ ही एग्जाम्पल्स हैं काइंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शंस के जो सिटीजनशिप देने से पहले प्लेस्ड किए जाते हैं इवन इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज, जो प्राइड करती हैं अपने आप को इंक्लूसिव बता के। इंडिया इसे सेक्युलर वर्ड देती है। डेमोक्रेटिक और नेशन स्टेट की अगर हम बात करें तो इंडिया अपने आप को डिफाइन करती है सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और नेशन स्टेट, ठीक है। एक बार फिर से समझो, इंडिया डिफाइंस इटसेल्फ एज अ सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड नेशन स्टेट। जो मूवमेंट है इंडिपेंडेंस के लिए वो ब्रॉड बेस्ड था, वन एंड डेलिब्रेट अटेम्प्ट्स किए गए ताकि सभी रिलीजन्स, कल्चर और डिफरेंट स्फीयर्स के रीजन से हम सभी को एक यूनिटी दे सकें, टुगेदर कर सकें, एक साथ कर सकें। ट्रू, जो पार्टीशन ऑफ द कंट्री था ये 1947 में होता है, जब डिफरेंसेस आते हैं जो मुस्लिम लीग के बीच में रहते हैं, ये रिजॉल्व नहीं हो पाते हैं। बट ये सिर्फ स्ट्रेंथन करता है इंडियन नेशनल लीडर्स को सारी चीज़ों को रिजॉल्व करने में, टू मेंटेन, ताकि सेक्युलर और इंक्लूसिव कैरेक्टर ऑफ द इंडियन नेशन को बनाए रखें। दे वर कमिटेड टू बिल्ड, जो कि वो बनाना चाहते थे। फिर
एक तरीके से ये सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत अच्छा और बनाती हैं, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, अकोमोडेट अ वेरी डाइवर्स सोसाइटी। टू मेंशन जस्ट अ फ्यू ऑफ दीज डाइवर्सिटीज़, इन कुछ डाइवर्सिटीज़ को मेंशन करने के अलावा अगर हम बात करें, इट अटेम्प्टेड टू प्रोवाइड फुल एंड इक्वल सिटीजनशिप टू ग्रुप्स एज डिफरेंट एज द शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, मैनी वुमेन हु हैड नॉट प्राइवेसली एंजॉय इक्वल राइट्स, सम रिमोट कम्युनिटीज़ अंडमान निकोबार आइलैंड्स में जिनके पास लिटिल कॉन्टेक्ट था मॉडर्न सिविलाइजेशन के साथ, और अदर्स। तो इस कॉन्टेक्स्ट में कि सभी लोगों को इक्वल सिटीजनशिप दी जाएगी, इन डाइवर्सिटीज़ को मेंशन करने में फुल और इक्वल सिटीजनशिप ग्रुप को दी गई, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, वुमेन को, और इवन कुछ रिमोट कम्युनिटीज़ को अंडमान निकोबार आइलैंड्स में जिनका बहुत ही कम कॉन्टेक्ट रहता था मॉडर्न सिविलाइजेशन के साथ, एंड मैनी अदर्स। यहाँ पे देखा गया कि डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, रिलीजन्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में देखने को मिलती हैं, ठीक है। ये इक्वल राइट्स प्रोवाइड करते हैं सभी को सेम टाइम पे, फोर्सिंग पीपल टू गिव अप देयर पर्सनल बिलीव्स, लैंग्वेजेस और कल्चरल प्रैक्टिसेस। यहाँ पे एक यूनिक एक्सपेरिमेंट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। रिपब्लिक डे परेड जो दिल्ली में है होती है, वो सिंबलाइज करती है अटेम्प्ट ऑफ द स्टेट कि सभी रीजन्स को हम इंक्लूड करें, कल्चर्स को और रिलीजन्स को। सिटीजनशिप के प्रोविजन की अगर हम बात करें तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है पार्ट 2 में, और सब्सिक्वेंट लॉज जो कि पास किए गए हैं बाय पार्लियामेंट। कॉन्स्टिट्यूशन ने अडॉप्ट किए एसेंशियली डेमोक्रेटिक और इंक्लूसिव नोशन ऑफ सिटीजनशिप। इंडिया में सिटीजनशिप कैसे एक्वायर कर सकते हैं ये ध्यान रखना, इस बेसिस पे समझ में आ जाएगा कि सिटीजनशिप इंडिया में कैसे मिलेगी। तो ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, डिसेंट, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन और इंक्लूजन ऑफ टेरिटरी। तो ये हो गए 5 फैक्टर्स या 5 बेसिस जिस पे आप सिटीजनशिप एक्वायर करते हैं। राइट्स और ऑब्लिगेशन सिटीजन्स के ये कहाँ पे दिए गए हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन में बताए गए हैं। यहाँ पे एक प्रोविजन और है कि जो स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा किसी भी नागरिक को रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स या फिर प्लेस ऑफ बर्थ या किसी भी इनमें से एक भी किसी बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, भेदभाव नहीं करेंगे। और जो राइट्स हैं रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के, इन्हें भी प्रोटेक्ट किया गया है, आर ऑल्सो प्रोटेक्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हाउएवर ये जो इंक्लूसिव प्रोविजंस हैं ये काफ़ी स्ट्रगल्स और कंट्रोवर्सीज को राइज देते हैं, बढ़ाते हैं। जो वुमेन्स मूवमेंट है, द दलित मूवमेंट है, या फिर जो स्ट्रगल है पीपल का, ये डिस्प्लेस्ड हुआ है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से। सिर्फ कुछ स्ट्रगल्स को ये दिखाता है बीइंग वेज्ड बाय पीपल हु फील दैट दे आर बीइंग डिनाइड फुल राइट्स ऑफ सिटीजनशिप, जिनको अभी भी ऐसा लगता है कि हमें फुल राइट ऑफ सिटीजनशिप नहीं मिला है। इंडिया के एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें तो वो ये इंडिकेट करता है कि जो डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप है किसी भी कंट्री में, वो एक प्रोजेक्ट है जो कि एन आइडियल है टू वर्क टूवर्ड्स। न्यू इश्यूज कॉन्स्टेंटली रेज्ड होते रहते हैं, जैसे जैसे सोसाइटीज़ चेंज होती जाती हैं वैसे वैसे न्यू डिमांड्स भी बनती जाती हैं, न्यू मेड बाय ग्रुप्स जो ऐसा फील करते हैं, वो फील दे आर बीइंग मार्जिनलाइज्ड। डेमोक्रेटिक स्टेट में ये डिमांड्स नेगोशिएट होना ज़रूरी है। अब हम आ जाते हैं यूनिवर्सल सिटीजनशिप पे। When we think of refugees और illegal migrants, देखो जब हम refugees, illegal refugees के बारे में या फिर refugees के बारे में सोचते हैं, illegal migrants जो legally migrant नहीं हुए एक जगह से दूसरी जगह पर, तो बहुत सी इमेजेस हमारे माइंड में आती हैं, ठीक है। सबसे पहले पीपल जो एशिया या अफ्रीका से हैं, जो पेड एजेंट्स हैं ताकि वो स्मगल कर सकें, टू स्मगल देम इनटू यूरोप और अमेरिका। तो इस तरीके से काफ़ी सारी इमेजेस हमारे माइंड में आती हैं। क्लास 12th में जब आप लोग पढ़ेंगे तो रेफ्यूजीज़ के बारे में काफ़ी हद तक बहुत कुछ डिस्कशन किया गया है। जो रिस्क है यहाँ पे हाई है, बट दे सीम विलिंग टू मेक द एफर्ट। अनदर इमेज ऐसे बन सकती है, वो होगी ऐसे लोगों की जो डिस्प्लेस्ड हुए हैं वॉर या फेमाइन से। ये इमेजेस भी कहीं ना कहीं टेलीविज़न पर दिखाई जाती है। रेफ्यूजीज़ जैसे कि अगर हम बात करें दारफुर रीजन ऑफ सूडान की, पैलेस्टीनियंस की, बर्मीज़ या फिर बांग्लादेशीज़, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। आदि एग्जाम्पल्स, द एग्जाम्पल्स आर मैनी, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलते जाएंगे। ये सभी लोग वो हैं जिन्हें फोर्स किया गया एज टू बिकम रेफ्यूजीज़ अपने ही जगह पर या फिर नेबरिंग कंट्रीज़ में।
हम ऑफन एज्यूम करते हैं कि जो फुल मेंबरशिप होती है स्टेट की वो सभी लोगों को मिलनी चाहिए जो ऑर्डिनरी लाइफ है जिनकी और जो कंट्री में वर्क करते हैं, एज वेल एज जो अप्लाई कर रहे हैं सिटीजनशिप के लिए कि हम यहाँ के सिटीजन बनना चाहते हैं। बट ऑल्दो बहुत से स्टेट्स यहाँ पे सपोर्ट करते हैं यूनिवर्सल और इंक्लूसिव सिटीजनशिप का आइडिया। यहाँ पे इन्होंने फिक्स करके रखे हैं क्राइटेरिया सिटीजनशिप को ग्रांट करने के लिए। ये जनरली रिटर्न भी होंगे कॉन्स्टिट्यूशन में या फिर लॉज ऑफ दी कंट्री में भी। स्टेट अपनी पावर यूज़ करते हैं अनवांटेड विजिटर्स को बाहर रखने के लिए, टू कीप देम आउट, ठीक है। और इसी के साथ समझो अगर तो हाउएवर इतने रिस्ट्रिक्शंस के बाद भी, वॉल या फेंसेस बनाने के बाद भी कंसिडरेबल माइग्रेशन देखा जाता है पीपल्स का हमारे वर्ल्ड में। अच्छा, आप लोग ने वो मूवी देखी होगी, एक मूवी है बजरंगी भाईजान, है ना, तो उसमें क्या कहते हैं कि तारों के नीचे से आए हैं इस तरीके से, तो एक जगह से दूसरी जगह वो आ जाते हैं। क्लियर हो रहा है? तो इस तरीके से ये भी कह रहे हैं कि स्टिल हम डायरेक्ट रिलेट नहीं कर रहे हैं बट ऐसे एग्जाम्पल समझो यहाँ पे। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि इतनी ज़्यादा वॉल और फेंसेस के बाद भी स्टिल देखा जाता है माइग्रेंट्स को कि मतलब माइग्रेट कर रहे हैं। पीपल डिस्प्लेस्ड होते हैं किस कारण से? क्यों जाना चाहेगा कोई भी अपने जगह छोड़ के दूसरी जगह क्यों जाएगा जब वहाँ पे या तो वॉर हुआ है, परसिक्यूशन, फेमाइन या फिर कोई और अदर रीजंस हुए हों। अगर कोई भी स्टेट उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेगा और वो घर भी वापस नहीं जा सकते तो उन्हें कहा जाएगा स्टेटलेस पीपल या फिर रेफ्यूजीज। फिर अब ये कैंप्स में रहते हैं या फिर इलीगल माइग्रेंट्स की तरह रहते हैं। ऑफन उन्हें लीगली वर्क भी नहीं कर सकते, वो एजुकेट भी नहीं कर सकते अपने चिल्ड्रन को, बच्चों को, या फिर प्रॉपर्टी भी एक्वायर नहीं कर सकते। ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि जो यूएन है इसने अपॉइंट किया है हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज ताकि उन्हें हेल्प कर सकें, टू ट्राई टू हेल्प देम। डिसीजंस रिगार्डिंग इस चीज़ से रिलेटेड डिसीजन कि कितने पीपल एब्जॉर्ब्ड होंगे एज अ सिटीजन्स इन अ कंट्री, ये एक डिफ़िकल्ट ह्यूमैनिटेरियन और पॉलिटिकल प्रॉब्लम क्रिएट करता है फॉर मैनी स्टेट्स, बहुत से स्टेट्स के लिए। बहुत सी कंट्रीज़ के पास पॉलिसी है जो एक्सेप्ट करते हैं फ्लीइंग जो कि वॉर और परसिक्यूशन या वॉर के कारण फ्ली होके आए हैं, फ्लीइंग फ्रॉम परसिक्यूशन और वॉर, बट ये अनमैनेजेबल नंबर ऑफ पीपल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे या फिर और एक्सपोज द कंट्री टू सिक्योरिटी रिस्क। इंडिया अपने ऊपर बहुत ज़्यादा प्राइड करता है कि वो रेफ्यूजी मतलब एक तरीके से जो ऐसे समझो ऑन प्रोवाइडिंग रेफ्यूजी टू परसिक्यूटेड पीपल्स एज इट डिड विद द दलाई लामा जी को, जैसे कि हमने यहाँ पे एक्सेप्ट किया था और इनके फॉलोअर्स को इन 1959। नेबरिंग कंट्रीज से जो एंट्री होती है लोगों की, एंट्री ऑफ पीपल, ये ऑल दी बॉर्डर्स ऑफ इंडियन स्टेट पे देखी जाती है और ये प्रोसेस कंटिन्यूस है। बहुत से पीपल इन स्टेट में रहने मतलब जो स्टेटलेस पीपल की तरह रहते हैं बहुत सालों तक या जनरेशन्स तक कैंप्स में या इलीगल माइग्रेंट्स की तरह रहते हैं। बहुत कम इनमें से इवेंचुअली इनको सिटीजनशिप ग्रांट की जाती है, इवेंचुअली ग्रांटेड सिटीजनशिप। ऐसी प्रॉब्लम्स चैलेंज पोज करती हैं टू द प्रॉमिस ऑफ डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप को, विच इज़ क्या है कि राइट और आइडेंटिटी सिटीज़न की सभी लोगों को दी जाएगी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में। ऑल्दो बहुत से लोग अचीव नहीं कर पाते हैं सिटीजनशिप ऑफ अ स्टेट अपनी चॉइस की, और कोई उनके पास अल्टरनेटिव आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट नहीं करती है, एग्जिस्ट फॉर देम। स्टेटलेस पीपल की प्रॉब्लम क्या है? वो ये है कि कन्फ्रंटिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट जो प्रॉब्लम है स्टेटलेस पीपल की, एक तरीके से सबसे इम्पॉर्टेंट है जो आज की डेट में पूरा वर्ल्ड सामना कर रहा है। वन, कन्फ्रंटिंग द वर्ल्ड टुडे। जो बॉर्डर्स ऑफ स्टेट हैं ये अभी भी रिडिफाइंड होती हैं वॉर या फिर पॉलिटिकल डिस्प्यूट से, और पीपल के साथ क्या होता है, पीपल एंड फॉर द डिस्प्यूट्स एंड फॉर द पीपल कॉट अप इन सच डिस्प्यूट्स द कॉन्सिक्वेंसेज मे बी सीवियर। ये अपने होम्स लॉस कर देते हैं, पॉलिटिकल आइडेंटिटी, सिक्योरिटी, और इन्हें फोर्स किया जाता है एंड बी फोर्स्ड टू माइग्रेट। क्या सिटीजनशिप प्रोवाइड करती है इन सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ऐसे लोगों के लिए? क्या स्टेटलेस पीपल को, रेफ्यूजीज़ को कोई भी स्टेट सिटीजनशिप दे दे, क्या ये सॉल्यूशन होगा? अब दे भी दे तो कितने लोगों को दे दे? कितने लोगों को मर्जी दे दे स्टेट की हमारे कंट्री में आ जाइए, स्टेट में आ जाइए, आपको सिटीजनशिप दे देते हैं?
अगर नहीं तो फिर कौन सी अल्टरनेटिव आइडेंटिटी हम प्रोवाइड कर सकते हैं आज की डेट में? क्या हमें ट्राई करना पड़ेगा और इवॉल्व करना पड़ेगा और ज़्यादा जेन्युइनली यूनिवर्सल आइडेंटिटी देन नेशनल सिटीजनशिप, मतलब कि नेशनल सिटीजनशिप ना देते हुए यूनिवर्सल आइडेंटिटी पर, सिटीजनशिप पे हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। जो सजेशंस हैं नोशन ऑफ ग्लोबल सिटीजनशिप को, वो कभी कभी आगे रखे जाते हैं और अब नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, मतलब कि अभी हम आगे डिस्कस कर रहे हैं ग्लोबल सिटीजनशिप। तो ग्लोबल सिटीजनशिप को समझने के लिए यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, उन्हें हमें कंसिडर करना है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ऐसे समझो, देयर वॉज एन आउटपोरिंग ऑफ सिंपैथी and help for the victims of the tsunami which affected a number of countries in South Asia in 2004. Outpouring of sympathy मतलब एक तरीके से बहुत उभर के सिंपैथी आ रही थी किस चीज़ के लिए, और हेल्प उन विक्टिम्स के लिए जो सुनामी के कारण कहीं ना कहीं अफेक्ट हुए थे, जिसने नंबर ऑफ कंट्रीज़ को अफेक्ट किया था साउथ एशिया में 2004 में। इंटरनेशनल नेटवर्क्स लिंक टेररिस्ट टुडे, एक तरीके से दूसरा ये समझो कि इंटरनेशनल नेटवर्क्स जो हैं वो लिंक करते हैं टेररिस्ट को आज की डेट में, टुडे। यूनाइटेड नेशंस वर्क कर रहा है डिफरेंट स्टेट्स के साथ ताकि ट्राई कर सके और प्रिवेंट कर सके बर्ड फ्लू को और पॉसिबल इमरजेंस ऑफ अ ह्यूमन वायरल पेंडेमिक, ठीक है। तो ये सारी स्टेटमेंट्स जो हमने देखी, इनमें कॉमन क्या है? क्या ये हमें बता रही हैं वर्ल्ड के बारे में जो जिसमें आज की डेट में हम रह रहे हैं? हम आज की डेट में एक इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में रहते हैं। न्यू मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, इंटरनेट है। यहाँ से बैठ के हम जो बाहर फॉरेन कंट्री में कितनी ही दूर क्यों ना बैठा हो, हम वीडियो कॉलिंग के थ्रू उसे देख सकते हैं, बात कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। इंटरनेट है, टेलीविज़न है, सेलफोन्स है। ये एक मेजर चेंज लेके आया है अब वर्ल्ड को समझने के लिए। पहले के लोगों के लिए वर्ल्ड कैसा था? बहुत बड़ी दुनिया है जिसे हम देख ही नहीं सकते। आज की डेट में दुनिया बहुत छोटी है, सब कुछ देख सकते हैं हम। ये चेंज हुआ एक तरीके से। बट जो न्यू मोड्स ऑफ कम्युनिकेशंस हैं, इनने इमीडिएट कांटेक्ट डाला है डिफरेंट डेवलपमेंट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ग्लोब पर। पास्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे it might have taken months for news about developments in one part of the world to become known in other parts. इस तरीके से ऐसा कन्फ्लिक्टिंग रहता था या फिर ऐसा कन्फ्यूजन रहता था कि पास्ट में कुछ नई जगह पे अगर डेवलपमेंट हुआ है तो दूसरे पार्ट तक पहुंच जाना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता था। हम डिज़ास्टर्स के अवार्ड्स देखते हैं टेलीविज़न स्क्रीन्स पर जो हो रहे हैं, ये हेल्प करता है सिंपैथी डेवलप करना। आप देखेंगे वॉर हो रहा है कहीं पे, आपको कोई इमेज दिखा दी टेलीविज़न पे किसी बच्चे की कि वॉर में ये बच्चे को बहुत ज़्यादा, मतलब इसको भी मार दिया गया, गोली मार दी गई या कुछ भी हो गया, तो हमें सिंपैथी आती है, दया आती है। भले ही कहीं का भी हम कहते हैं अरे रे बच्चे को तो ऐसा नहीं करना चाहिए था, बच्चे के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो ये हेल्प करती है सिंपैथी डेवलप करने में और कंसर्न हम शेयर कर सकें पीपल के बीच में इन डिफरेंट कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड में। जो ग्लोबल सिटीजनशिप के सपोर्टर्स हैं वो आर्ग्यू करते हैं कि ऑल्दो वर्ल्ड कम्युनिटी और ग्लोबल सोसाइटी अभी एग्जिस्ट नहीं कर रही है, लेकिन पीपल ऑलरेडी फील करते हैं जो कि एक दूसरे से लिंक्ड हैं अक्रॉस नेशनल बाउंड्रीज। यहाँ पे ये कहते हैं कि जो आप हेल्प के लिए आउटपोर कर रहे हैं ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में विक्टिम्स के लिए, एशियन सुनामी में और अदर कैलेमिटीज़ में, ये साइन है ग्लोबल सोसाइटी का इमरजेंस की। आप अपने ही जगह को समाज नहीं समझ रहे हैं, पूरे विश्व को आप समाज कंसिडर कर रहे हैं। ये यहाँ पे इसलिए ऐसा फील करते हैं कि हम इस फीलिंग को और स्ट्रेंथन करें, मजबूत करें और एक कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबल सिटीजनशिप पे वर्क करें। जो कॉन्सेप्ट है नेशनल सिटीजनशिप का, वो अज्यूम करता है कि हमारा स्टेट हमें प्रोवाइड करेगा प्रोटेक्शन और राइट जो हमें डिग्निटी के साथ रहने के लिए ज़रूरी हैं इन द वर्ल्ड टुडे। बट स्टेट्स आज की डेट में फेस करते हैं बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स जो वो खुद से टैकल नहीं कर सकते हैं। कैसे? मान लो रेफ्यूजीज, एक स्टेट में कुछ भी हुआ किसी का और वो वहाँ से माइग्रेंट होके हमारे यहाँ लोग आ गए, तो अब हम क्या करेंगे? इन चीज़ों से तो हम टैकल नहीं कर सकते क्योंकि ये आइसोलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं है, एक ही जगह नहीं है, पूरे वर्ल्ड में देखने को मिलती है। इस सिचुएशन में इंडिविजुअल राइट्स गारंटीड बाय द जो स्टेट हैं, क्या जो इंडिविजुअल राइट्स स्टेट गारंटी कर रहा है ये सफिशिएंट हैं फ्रीडम ऑफ पीपल टुडे, आज की डेट में लोगों की फ्रीडम के लिए?
या फिर ऐसा टाइम आ गया है कि हमें ह्यूमन राइट्स और ग्लोबल सिटीजनशिप राइट के मुद्दे पर या मैटर पर, कॉन्सेप्ट पर आगे बढ़ना चाहिए। वन ऑफ द अट्रैक्शन ऑफ द नोशन ऑफ ग्लोबल सिटीजनशिप, एक और अट्रैक्शन ऑफ द नोशन ऑफ ग्लोबल सिटीजनशिप अगर हम समझें तो यहाँ पे वो ये है कि ये और ज़्यादा इजी कर देता है ऐसी प्रॉब्लम से डील करने में जो नेशनल बाउंड्रीज पे चल रही हैं, और देयरफॉर नीड यहाँ पे कोऑपरेटिव एक्शन की ज़रूरत है लोगों से भी और गवर्नमेंट से भी ऑफ मैनी स्टेट्स। फॉर इंस्टेंस यहाँ पे इजी हो जाएगा एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन के लिए टू द इशू ऑफ माइग्रेंट्स एंड स्टेटलेस पीपल्स, और एटलीस्ट उन्हें इंश्योर कर सकेंगे हम बेसिक राइट्स और प्रोटेक्शन रिगार्डलेस कंट्री जहाँ से वो रहते हैं। मान लो अब यहाँ ये इतनी सारी कंट्रीज हैं, ठीक है, अब ये पास पास भी हैं, तो यहाँ पे वॉर हुआ, कुछ हुआ तो ये माइग्रेंट यहाँ आ गए। अब अभी हम नेशनल सिटीजनशिप की बात कर रहे हैं, इसलिए इनको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बट अगर हम ग्लोबल सिटीजनशिप की बात करते हैं तो कुछ ऐसे सॉल्यूशंस आ जाएंगे जिन्हें एक्सेप्ट करना इजी हो जाएगा, और एटलीस्ट हम इन लोगों को जो माइग्रेंट्स हैं उन्हें बेसिक राइट्स और प्रोटेक्शन दे सकेंगे बिना ये चीज़ सोचे हुए कि ये कौन सी कंट्री से हैं या फिर कौन सी कंट्री से ये रह रहे थे या रह रहे हैं, कौन सी कंट्री में रह रहे हैं, ऐसे समझो। प्रीवियस सेक्शन में हमने ये देखा कि इक्वल सिटीजनशिप किसी भी कंट्री में ये थ्रेटेंड हो सकती है सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ के कारण, या फिर और ऐसी प्रॉब्लम्स और अदर प्रॉब्लम्स जो एग्जिस्ट कर रही हैं, विच माइट एग्जिस्ट। ये प्रॉब्लम जो है ये अल्टीमेटली सॉल्व की जा सकती हैं बाय द गवर्नमेंट या फिर उन लोगों से जो कि ऑफ दैट पर्टिकुलर सोसाइटी से हैं। देयरफॉर फुल और इक्वल मेंबरशिप किसी भी स्टेट की सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इम्पॉर्टेंट हो फॉर पीपल टुडे, रिमेन्स इम्पॉर्टेंट फॉर पीपल टुडे। बट जो कॉन्सेप्ट है ग्लोबल सिटीजनशिप का वो हमें ये रिमाइंड कराता है कि जो नेशनल सिटीजनशिप है इसको सप्लीमेंट किया जाना चाहिए, माइट नीड टू बी सप्लीमेंटेड बाय एन अवेयरनेस। कैसी अवेयरनेस कि दैट वी लिव इन एन इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में हम रहते हैं, और यहाँ पे एक नीड है कि हम हमारी लिंक्स को स्ट्रेंथन करें उन लोगों के साथ जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में रह रहे हैं, और हम रेडी रहें ऐसे लोगों के साथ वर्क करने के लिए और गवर्नमेंट के साथ अक्रॉस नेशनल बाउंड्रीज। तो कुछ इस तरीके से हमने सिटीजनशिप में देखा कि कैसे नेशनल सिटीजनशिप होना ज़रूरी है, उसी जगह हम जैसे ग्लोबल सिटीजनशिप की तरफ बढ़ रहे हैं तो क्यों बढ़ रहे हैं, कैसे बढ़ना चाहिए, और कैसे इस तरीके की प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बेहतर तरीके से सॉल्व हो सकती हैं। ठीक है, तो अब इसी के साथ हमारे ये सेशन कंप्लीट होता है, वीडियो कंप्लीट होती है और आपका चैप्टर सिटीजनशिप कंप्लीट होता है। ठीक है, तो आई होप आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। अब कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप अपने हिसाब से लिख देंगे आंसर्स। ठीक है, एग्जाम्पल्स मेरे याद रखना, अपने एग्जाम्पल्स भी साथ में बना लेना और आंसर ज़रूर लिखना। इसी के साथ हमने जो कुछ एग्जाम्पल्स देखे हैं उन्हें शॉर्ट नोट्स में बना लीजिएगा ताकि आपके लिए और ज़्यादा यूज़फुल हो जाए। और इससे ज़्यादा वीडियोस अगर देखना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। और जिस तरीके से इन्होंने ध्यान से सुना ये लेक्चर, क्योंकि इन्हें बड़ा मज़ा आ रहा था सुनने में और सारी चीज़ें समझ आ रही थी, अगर आपको भी आज का सेशन बहुत अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल स्टेप अप अकेडमी को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।